अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने रिनाइंसेस पीरियड, क्योंकि एक तो बड़ा था, लेंथी था और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें राइटर्स बहुत सारे गुजरे हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में तकसीम किया था। तो फर्स्ट 2 हो चुके हैं, तकरीबन आज ये एंड हो जाएगा। कुछ ड्रामाटिस्ट भी रहते थे, तो हमने जो मेन पढ़ लिए थे तकरीबन 7 ड्रामाटिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा अहम थे, इम्पोर्टेंट थे, और उनके जो प्लेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे। अब कुछ ऐसे हैं जिनका एक एक प्ले है या बहुत कम प्लेज़ हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ये किसको कहते हैं? ये असल में लैटिन राइटर जो है सेनेका, उससे ये कंसेप्ट लिया गया है। उसकी पोइटिक जो ट्रेजेडीज़ होती थी उनको कहा जाता था द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। तो इस रिनाइंसेस एज में भी कुछ लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की है, सेनेका के जो प्लेज़ हैं उसको। और इसमें होता क्या था, इसको क्यों कहा जाता था द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड? उसकी वजह ये थी कि उसमें मोस्टली जो करैक्टर्स होते थे वो एंड पे मेन जो करैक्टर्स होते थे वो मर जाते थे, उनकी डेथ की वजह से ये ट्रेजेडी ऑफ ब्लड कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है जो रिनाइंसेस के अंदर थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन, ये 2 ड्रामाटिस्ट हैं, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन। इन्होंने 1561 के अंदर क्या किया, गोरबोडक गोरबोडक ये सेनेका की ट्रेजेडी है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इन्होंने अपनी नहीं लिखी, उसको ट्रांसलेट किया था। उसके अलावा द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड की एग्जांपल हैमलेट भी बन सकता है, क्योंकि उसमें भी बदला वगैरह है, रिवेंज वगैरह है। और उसके अलावा स्पेनिश जो ट्रेजेडी है वो भी इसकी एग्जांपल्स में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ड्रामाटिस्ट है जॉन फोल्ड। इसने क्या लिखा, टिस पीटी शीज़ आ होर। तो ये 1633 में पब्लिश हुई। ये इसने एक प्ले लिखा और ये तकरीबन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चार्ल्स वन के ज़माने में इसने लिखा। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन वेबस्टर। इसने जो है 2 लिखे, द वाइट डेवल एक जो कि 1612 के अंदर पब्लिश हुआ। नेक्स्ट हमारे पास द ड्यूचेस ऑफ मैल्फी, तो ये भी 1612 के अंदर ही तकरीबन इसने लिखा। तो इसके अलावा जो है जो उस वक्त ट्रेजिक जो प्लेज़ होते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस 2 हीरोइंस का तस्करा होता है, ट्रेजिक हीरोइंस भी इनको कहा जाता है, वो देख लेते हैं। विक्टोरिया कोरम्बोना और दूसरा डचेस ऑफ मैल्फी। तो ये जो है ये 2 हीरोइंस मशहूर होती थी जिनको इस्तेमाल किया जाता था एज ए ट्रेजिक हीरोइंस के तौर पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है थॉमस मिडल्टन है। ये जो है ये कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों प्लेस लिखता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके प्लेस वगैरह का जिक्र इतना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एलिजाबेथन पोइट्री का टॉपिक स्टार्ट होता है कि इसमें पोइट कौन कौन से गुजरे हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो सर थॉमस विट है और अर्ल ऑफ सरे है। तो ये दोनों थे जिन्होंने एक बुक लिखी 1557 के अंदर जिसका नाम है टोटल्स मिसलेनी। तो ये उन्होंने एक बुक लिखी थी। और ये याद रखें कि जो एलिजाबेथन जो पोइट्री की एज की जो पोइट्री है उसका स्टार्ट ही इसी से होता है जैसे ये बुक पब्लिश हुई, टोटल्स मिसलेनी। तो इसलिए इसको फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है उन्होंने जो है सॉन्ग्स भी लिखे और स्पेशली जो है सोनेट्स लिखी जो कि पिट्रार्चन मॉडल पर लिखी, पिट्रार्चन मॉडल पर लिखी, जो कि एक लैटिन पिट्रार्चन लैटिन राइटर था उसके ऊपर। और उसके अलावा जो है रैमिंग स्कीम जो है उस वक्त जो है रैमिंग स्कीम जो इस्तेमाल की जाती थी पोइट्री के अंदर, सोनेट के अंदर, तो वो उसकी राइमिंग स्कीम ये होती थी, इसको आप अच्छी तरह याद रख लेंगे एमसीक्यूज़ के तौर पे, ABABBCDCDEFEF डबल जी। तो स्टार्ट ये ए से होती है, एंड पे जी 2 दफ़ा आता है। और इसको क्या एलिजाबेथन स्कीम भी कहा जाता है, यानी एलिजाबेथन के टाइम जो सोनेट लिखी जाती थी उसकी राइमिंग स्कीम ऐसे ही होती थी। नेक्स्ट हमारे पर दूसरे नंबर पे जो पोइट है वो थॉमस सैकविल है। थॉमस सैकविल जो 1536 से 1698, ये इसने जो एक प्ले लिखा जिसका नाम है मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स, मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स। और इसमें उसने जो है पिक्चर ऑफ अंडरवर्ल्ड बयान किया है। उसके अलावा ये सुपीरियर है, विट और सरे से ज़्यादा सुपीरियर है। किस वजह से? पोइटिक टेक्निक की वजह से ये उनसे बेस्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर फिलिप सिडनी है। 1554 से 1586 सर फिलिप सिडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैनी साइडेड पर्सन भी कहा जाता है। इसने सोल्जर का रोल भी प्ले किया और भी बहुत सारे सियासतदान के तौर पे भी। तो इसको जो है ही इज़ कॉल्ड एलिज़ाबेथन, आइडियल एलिज़ाबेथन। तो एलिज़ाबेथ के लिए भी ये आइडियल था, ये इसकी ग्रेट क्वालिटीज़ की वजह से इसको ऐसे कहा जाता है। तो एलिज़ाबेथ ने इसको ख़ुद कहा था वन ऑफ द ज्यूल्स ऑफ हर क्राउन, वन ऑफ द ज्यूल्स ऑफ द हर क्राउन। तो मतलब इसको ज्यूल का क्रेडिट उसने दिया, नाम कहा। और ये 23 एज का जब था, इसको क्या कंसीडर किया जाता था इतनी कम एज में, वन ऑफ द राइपेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द एज। स्टेटमैन कहते हैं वैसे मशवरा देने वाला या मुनज़्ज़म या फिर इसको स्टेट्समैन सियासतदान को भी कहा जाता है। तो मतलब राइपेस्ट का मतलब किसे कहते हैं, पुख्ता मिजाज वाला, यानी जिसके अंदर मेच्योरिटी हो। उसके अलावा उसकी जो प्रोज़ हैं, दो का नाम है आर्केडिया और अपोलॉजी फॉर पोइट्री, 1595 के अंदर जो कि लिखी गई। उसके अलावा उसके जो पोइट्री के अंदर ज़्यादा वर्क है बनिस्बत प्रोज से। तो एक सोनिट है, सोनिट्स इसने लिखी जिनके इंटाइटल्स किया था एस्ट्रोफर एंड स्टेला, एस्ट्रोफर एंड स्टेला। अब इनके अंदर उसने क्या बयान किया, सेलिब्रेटेड द हिस्ट्री ऑफ हिज लव फॉर पेनिलोप डेवरेक्स। तो इसने अपने जो लव है पेनिलोप डेवरेक्स उसके लिए सेलिब्रेशन किया, उस ज़ाहिर किया है, जो कि क्या थी, सिस्टर ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स की सिस्टर थी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पोइट वो स्पेंसर है, ये भी बहुत अहम है। 1552 से 1599 ही इज़ फेमस फॉर नॉन ड्रामेटिक एलिज़ाबेथन पोइट्री लिखता था, लेकिन नॉन ड्रामाई गैर ड्रामाई अंदाज में लिखता था। इसको क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ शिवलरी एंड मिडीवल एलेगरी, शिवलरी एंड मेडिवल एलेगरी। अब एलेगरी किसे कहते हैं, मैंने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश किया था कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए। एलेगरी कहते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी, एक कहानी के अंदर कोई और कहानी हो। इट हैज़ अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ। मतलब मैं मिसाल यूँ दे देता हूँ इस्लामिक लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे कि हम हुस्न यूसुफ़ का जिक्र करते हैं, किसी वाक़े के अंदर बयान करें तो हुस्न यूसुफ़, तो वो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में चला जाएगा। तो यानी एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, जैसे सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ गया। मतलब कोई क्लू देना, कोई निशानी देना, यानी एक वाक़या हो और उसके अंदर कोई और वाक़ये का तज़किरा आ जाए। तो ये एलेगरी, मेडिवल एलेगरी का मतलब शायद ये हो सकता है कि मेडिवल एज के जो ये वाक़या जो है रेफरेंसेस अपनी इसके अंदर दिया करता था। उसके अलावा ग्रेटेस्ट पोइटिक वर्क इज़ द फेरी क्वीन बहुत मशहूर है और ये भी एलेगरी की फॉर्म में है, एलेगरी के स्टाइल में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है शेपर्ड्स कैलेंडर 1579 के अंदर इसने लिखा। और उसके अलावा नेक्स्ट है एस्ट्रोफिल। तो शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आया होता है। एस्ट्रोफिल जो है 1586 के अंदर एस्ट्रोफिल है। उसके अलावा इसने 4 हिम्स भी लिखी। हिम्स किसे कहते हैं, सॉन्ग ऑफ प्रेज या मेलोडियस वर्स, इसको दूसरे अल्फाज में हमद भी कह सकते हैं। तो हिम सॉन्ग ऑफ प्रेज यानी तारीफ़ में जो बयान किया जाए सॉन्ग। नेक्स्ट है जो है उसकी जो बुक है एमोरेटी। एमोरेटी जो है ये 88 सोनेट्स पर मुश्तमिल है और इसने पेट्रोर्चन मैनर के अंदर ही लिखा, जो कि इटालियन लिटरेचर से लिया गया। तो मैंने पहले भी कहा है कि ये इटालियन राइटर था पेट्रोर्चन, तो इसने उसको ही यानी कि कॉपी करने की कोशिश किया। उसके अलावा इसने क्या बयान किया है, ही डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेस ऑफ हिज लव। उसने अपने लव की प्रोग्रेस को ज़ाहिर किया फॉर एलिज़ाबेथ बॉयल के लिए, जिससे फिर इसने शादी कर ली। बाद में 1594 के अंदर उसके साथ शादी भी हो गई थी। और उसने एक हिम्न लिखी, हमद कह लें, एपिथैलमियन, एपिथैलमियन। तो ये इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिज हिम्न, मतलब शादी की प्रेज़ के अंदर इसने लिखा, सॉन्ग फॉर द प्रेज़ ऑफ मैरिज इन द इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये बड़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एलिज़ाबेथन प्रोज़ ले लेते हैं, तो ये इसका कम है, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप नोट करें तो रिनाइंसेस के अंदर ज़्यादातर ड्रामाटिस्ट ही गुजरे हैं और ड्रामे ज़्यादा मशहूर हैं। हैमलेट है, किंग लियर है, डॉक्टर फास्टस है और बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है। तो ये सारा कुछ जो है ड्रामास जो हैं उनको आपने अच्छी तरह रट लेना, नाम जो है उनके और एमसीक्यूज़ वगैरह के तौर पे सब कुछ।
जॉन लिली है जिसने जो है एक क्या कहते हैं प्रोज़ लिखी, योफियस। तो ये उसने प्योज लिखी। इट पॉपुलराइज्ड अ हाईली आर्टिफिशियल एंड डेकोरेटिव स्टाइल के लिहाज से ये बड़ा पॉपुलर हुआ। इट वाज़ रेड एंड कॉपीड बाय एवरीबॉडी। तो इसको हर कोई पढ़ता था और इसको कॉपी किया जाता था। और इसके जो मैक्सिम्स हैं, मींस मकोले और फ्रेजेस को कोड के अंदर और कोर्ट के अंदर भी और मार्केट प्लेस के अंदर भी कोट किया जाता था, रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। इसके मैक्सिम्स और फ्रेजेस को, मकोले वगैरह हो गए, फ्रेजेस हो गई, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है सिडनी है, उसने क्या लिखा, आर्केडिया लिखा, बहुत ज़बरदस्त मशहूर है आर्केडिया, वैसे एमसीक्यूज़ में ये भी आ जाता है। तो ये इसने प्रोज़ लिखी। फर्स्ट इंग्लिश एग्जांपल ऑफ प्रोज पेस्टोरल रोमांस। पेस्टोरल वैसे कहते हैं चरवाहे को, या गवाला या चरवाहा। तो उसके रोमांस पे इसने लिखा, विच वाज इमिटेटेड बाय वेरियस इंग्लिश ऑथर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तकरीबन 200 साल तक इसको कॉपी किया जाता रहा, यानी ये इतना अच्छा था आर्केडिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेलोरी एंड हैक्लियट। ये क्या था, द रोट अ ग्रेट प्रोज रोमांस प्रोज लिखी, जिसको क्या कहते हैं, मोर्टी डी आर्थर। तो मोर्टी डी आर्थर इन्होंने लिखी प्रोज रोमांस। और इसके अलावा रिचर्ड हैक्लिट जो है रोट अ बुक, एक बुक लिखी जिसका वॉइज नाम है। और वॉइज के अंदर इसने ज़्यादातर जो है समंदर के एडवेंचर्स वगैरह को, मुहिमात वगैरह को बयान किया है। तो वो वैसे पूछा जा सकता है वो इस पे किसने लिखी वैसे, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रोज़ हो गई और इनकी पोइट्री होगी रिनाइंसेंस की, और उसके अलावा ड्रामाज हो गए। तो हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। और रिनाइंसेंस को 3 दिन इसलिए लिए हैं। रिनाइंसेंस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है क्योंकि रीबर्थ ऑफ लर्निंग है, और इसमें ज़्यादा राइटर्स गुज़रे, बड़े बड़े राइटर्स, पोइट्स, ड्रामाटिस्ट गुज़रे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ना अच्छी तरह करने की कोशिश करनी है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से अच्छी तरह कवर करें। बाकी मैं हमारे 200 ऑब्जेक्टिव्स पहले हो चुकी हैं, तकरीबन 201 हो चुकी हैं। आज मैं नेक्स्ट 50 भी जो है शेयर कर दूंगा, वो भी तैयार करने कल संडे तक 250 आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। बाकी ये टॉपिक जो है रिनाइंसेस तक ये सारा रिवाइज़ करने का कल संडे है तो। और उसके अलावा जो आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने जो मैं अब सिनोनिम्स भी शेयर कर रहा हूँ, 25 रात को शेयर किए थे, वो आप याद कर लेना, फिर नेक्स्ट शेयर करूँगा। तो ये तकरीबन 250 तक हैं सिनोनिम्स हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, और इसको भी करना है। और आपको पता है पहले मैं 6:30 बजे लेक्चर दे रहा था, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स को टाइम का इशू और सिग्नल का इशू प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे कम लेक्चर ले पाते थे, तो फिर मैंने कहा बाकी नहीं ले पाते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से फिर इसको रिकॉर्ड करके ही मैं रोज़ सुबह 6:30 बजे शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आपको जिस टाइम अवेलेबिलिटी हो आपकी, जिस टाइम आपको टाइम मिले आप उसी टाइम देखें, आप उस बार बार इसको सुने, ताकि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लियर हो जाएं। आप जब चाहें आप इसको और आप इसको सेव भी अपने पास कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।